के साथ साथ अब हम लोग आमंत्रित करते हैं बहुजन नायक, मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ नई दिल्ली। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आज बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 44वें राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश में अपना अध्यक्षीय भाषण रखें। आदरणीय मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब। बोल पिचासी, बोल पिचासी। साथियों, बामसेफ का उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन 40वां राज्य अधिवेशन हो रहा है और उस अधिवेशन का जो उद्घाटन सत्र है उस सत्र का मैं समापन करने जा रहा हूँ। साथियों, बामसेफ का जो 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, राज्य अधिवेशन है, इतना बड़ा अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन भी नहीं हुआ करता था। इतना बड़ा जो आपका उत्तर प्रदेश का राज्य अधिवेशन हो रहा है, इतना बड़ा पार्टिसिपेशन वाला राष्ट्रीय अधिवेशन भी नहीं हुआ करता था। इतना बड़ा आपका राज्य अधिवेशन हो रहा है। तो इससे एक बात पता चलती है कि हमारा जो संगठन है उसका विस्तार बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी तरह से ये जो विस्तार है, ये जिला से लेकर तहसील स्तर में संगठन बनाने का काम आपको करना चाहिए। तहसील में भी संगठन होना चाहिए, तहसील में भी यूनिट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तहसील वगैरह होते हैं ना, तहसील में भी यूनिट होना चाहिए। तो यूनिट गठित करने का जरूर काम करना चाहिए। बामसेफ का यूनिट खड़ा करना है तो कर्मचारी लोगों का यूनिट खड़ा करो। अगर भारत मुक्ति मोर्चा का यूनिट खड़ा करना है तो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो कर्मचारी नहीं है मगर वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के समाज के लोग हैं, तो उसका संगठन बनाना चाहिए। और इस तरह से ये संगठन तहसील के साथ साथ ब्लॉक में होना चाहिए, उसी तरह से ब्लॉक में होना चाहिए। बहुत सारे हमारे लोग तहसील से लोगों को लाते हैं अधिवेशनों में, उनको संगठन में बांधने का काम नहीं करते। अगर आप संगठन में उनको बांधने का काम नहीं करते हो तो संगठित शक्ति का निर्माण नहीं होगा। क्राउड एक अलग बात है, क्राउड की जरूरत होती है, आंदोलन में क्राउड की जरूरत होती है, आंदोलन में संख्या की जरूरत होती है। जन आंदोलन में
क्राउड की और संख्या की जरूरत होती है, मगर ये संख्या मोबिलाइज करने का काम जो यूनिट है संगठन का वो लोग करते हैं। तो संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, संगठन से मोबिलाइजेशन होता है। तो किसी भी स्थिति में संगठन को केवल जिला लेवल की कमेटी नहीं होनी चाहिए, तहसील की भी कमेटी होनी चाहिए, तहसील के नीचे ब्लॉक की होनी चाहिए, ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत की होनी चाहिए। ग्राम पंचायत है आपके उत्तर प्रदेश में? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की कमेटी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के नीचे ग्राम की कमेटी होनी चाहिए। कहीं कहीं छोटे गांव होते हैं तो ग्रुप ग्राम पंचायत होती है, 2, 3, 4, 5, 6 गांव का मिलाकर ग्राम पंचायत होती है। तो उसके नीचे गांव की कमेटी होनी चाहिए। गांव के नीचे बूथ लेवल की कमेटी होनी चाहिए। बूथ के नीचे सामाजिक समूहों की कमेटी होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, हर एक की कमेटी अलग होनी चाहिए। भौगोलिक नेटवर्किंग होना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग होना चाहिए। जब आप बूथ लेवल तक ऐसा करोगे और बूथ से नीचे सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम करोगे तो ऐसी कमेटियां देश भर में 2 करोड़ होगी। ऐसी कमेटियां 2 करोड़ होगी। अगर एक कमेटी में आप 11 लोगों को रखते हैं तो 22 करोड़ लोग तो केवल आपके संगठन के हो जाएंगे। अगर 22 करोड़ लोगों के परिवार के 2 लोगों को जोड़ दो तो 22 इंटू 2 44 करोड़ हो जाएंगे। अभी किसी ने कहा 17 करोड़ बीजेपी को पड़े तो आप लोगों के 44 करोड़ हो जाएंगे। बहुत आसान तरीके से, जो आसानी से आप लोगों का पसीना भी नहीं निकलेगा। पसीना निकाले बगैर तो परिवर्तन नहीं होने वाला। फिर भी आपको बता रहा हूं, पसीना निकाले बगैर भी हो सकता है। ऐसा कर सकते हो। ऐसा क्यों कर सकते हो? तो शारीरिक श्रम से पसीना निकलता है, दिमाग चलाने से पसीना नहीं निकलता। दिमाग भी चलाना चाहिए। शरीर चलाना जरूरी है मगर दिमाग को भी चलाना जरूरी है। तो ये बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस बात को समझकर काम करना चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, हम लोग जातियों में बटे हुए लोग हैं और 6000 टुकड़े हैं जातियों के। ये सारे ब्राह्मणों ने बनाए। ब्राह्मण धार्मिक क्यों है? बड़ी अजीब बात आपको लगेगी। ब्राह्मण धार्मिक क्यों है? क्योंकि आपको उन्होंने बांटा, इसलिए धार्मिक है। बांटना तो धार्मिक होने का कोई सबूत नहीं है। बांटना गलत बात है, बांटने का काम गलत है। मगर ब्राह्मण कहते हैं कि बांटने से 6000 टुकड़े बनते हैं और 6000 टुकड़े होने से ये लोग संगठित नहीं हो पाते हैं और इस वजह से ब्राह्मण हमेशा सबसे ऊपर बना रहता है। तो ब्राह्मण के सबसे ऊपर बने रहने की वजह हम लोगों को बांटे रखने में, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम बांटे हुए लोग हैं। और बांटने का काम ब्राह्मणों ने किया है। ब्राह्मणों के साथ मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है।
मेरी कोई निजी दुश्मनी है ब्राह्मणों के साथ में, मेरे खेती को खेत उसका लगा हुआ है, मेरे ढोर डंगर को चरने के लिए जगह नहीं दे रहा है इसलिए मेरा उसके साथ झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे समाज के साथ जो हजारों सालों से नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए अगर कोई मुझे पूछे कि कोई एक जाति बताओ जिसकी वजह से ये नाइंसाफी हो रही है, तो ब्राह्मण की जाति इसकी वजह से, इस पर ब्राह्मणों का कंसेंसस है, आम सहमति है। ये आम सहमति बनाने के लिए उन्होंने कुछ किया है ऐसा भी मुझे पता नहीं चलता, मगर प्रत्येक ब्राह्मण को लगता है कि वो सबसे ऊंचा रहना चाहिए, तो उसके लिए वो प्रयास करते रहता है। ये बात उसके ऊंचा रखने के लिए वो निरंतर 2-3 हजार साल से चल रहा है, तो वो प्रयास कर रहा है। इसलिए एक समय था जब इसको गलत नहीं माना जाता था, अब गलत माना जाता है। जब गलत माना जाता है तब से ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू कहना शुरू कर दिया। वैसे बहुत ज्यादा केयरफुली अगर एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा ब्राह्मण आज भी अपने को हिंदू नहीं मानता, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण ही कहता है, ब्राह्मण ही पैदा होता है, ब्राह्मण के ही संस्कार में वो सारा काम जीवन भर में करता है, जब वो मरता है मरने के बाद भी ब्राह्मण का ही संस्कार होता है। तो ब्राह्मण की तरह ही रहता है, जीता है, मरता है, सब कुछ वो करता है, मगर प्रचार हिंदू के नाम पर करता है। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। दयानंद सरस्वती तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा और सबसे पहला नेता है, उसके पहले ब्राह्मणों का कोई बड़ा नेता नहीं हुआ है। दयानंद सरस्वती के बाद बाल गंगाधर तिलक का नंबर आता है। ज्यादातर लोगों को बाल गंगाधर तिलक का ही पुराना नाम याद आता है, मगर बाल गंगाधर तिलक के पहले भी दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों का नेता, और वो कहता है हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है तो ब्राह्मण SC ST OBC को गाली देकर हिंदू क्यों कहता है? विचार करने वाली बात, कि हमें हिंदू क्यों कहता है? तो हमारे लोगों को हिंदू कहने का एक हिस्टोरिकल वजह, वो वजह क्या है? ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण चुनाव में अपने वोट के आधार पर ग्राम पंचायत का भी चुनाव जीत नहीं सकते, तो ग्राम पंचायत का सरपंच भी नहीं बना सकते, तो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने ये साढ़े छह हजार जाति के टुकड़ों को एक नाम हिंदू, ये सभी लोगों को हिंदू के नाम पर, जिसको वो कहते हैं कि ये मुसलमानों की दीवी गाली है, वो कहते हैं मुसलमानों की दीवी गाली है। तो जब मैंने ये कहा, मैंने ये प्रचार शुरू कर दिया कि दयानंद सरस्वती तुम्हारा ही ब्राह्मण था, तुम्हारा ही नेता था, वो कहता है हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, तो तुम हम लोगों को हिंदू कहकर क्यों पुकारते हो? क्यों हमें ऐसी गाली देते हो? क्यों कहते हो? हम लोग अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप लोग हमें हिंदू के नाम की गाली देते रहोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैंने ऐसे बोलना लिखना शुरू कर दिया तो ब्राह्मणों को लगा सारे लोग सारे हमारे विरोध में चले गए, खतरा है। तो ब्राह्मणों ने एक नया नाम लाया, उस नया नाम, उसका नाम धर्म का नया नाम लाया, वो नाम है सनातन। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा ये सब एकाएक सनातन कैसे आ गया? ये तो हिंदू था पहले, फिर सनातन कैसे आ गया? मेरी वजह से। आप लोगों को पता नहीं है, मैं ही खुजली कर रहा हूं, कोई और खुजली कर ही नहीं रहा है, किसी ने ये कहा ही नहीं। दयानंद सरस्वती ने हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, ये मेरे अलावा किसी ने कहा ही नहीं। जब मेरे अलावा किसी ने कहा ही नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरी वजह से
मेरी वजह से सनातन शब्द आए। फिर मैंने ब्राह्मणों को कहा, मेरे रिकॉर्ड में है मेरे पास, अरे सनातन क्यों कह रहे हो? सनातन तो बुद्ध का दिया हुआ शब्द है, पाली भाषा का शब्द है। एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। ये पाली भाषा में ये बुद्ध का वचन है, एस धम्मो सनातनो, ये पाली भाषा। ये तो ये धर्म सनातन है। ये तुम सनातन शब्द क्यों ले रहे हो? ये तो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा क्या है? जो इस देश के रहने वाले नहीं, साला उनका क्या हो सकता है? जो इस देश के नहीं है, उसके पास क्या हो सकता है? उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वामन मेश्राम उनको फंसा रहा हूं। ये बात भी कोई उनको बताने वाला नहीं, मैं ही बता रहा हूं। मेरी वजह से ही उनको सनातन कहना पड़ रहा है, मेरी वजह से ही नाम बदलना पड़ रहा है। मेरा यह भी कहना है ब्राह्मणों को कि तुम हमको नाम देने वाले कौन हैं? तुम हमको नाम देने वाले कौन होते हो? तुम हमको नाम देने वाले, कभी हिंदू कहते हो, कभी सनातन कहते हो, कुछ कहते हो, कुछ कहते हो, कभी अछूत कहते हो, कभी शूद्र कहते हो, कभी कुछ कहते हो। तुम हमको नाम देने वाले कौन होते हो? अब तुम लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम किसी प्रकार का नाम मत दो। अगर तुम नाम देते हो तो तुम्हारा नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा, तुम्हारा नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी हम खुद अपने आप को नाम देना शुरू करेंगे। जब हम अपने घर में बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा पैदा करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसका नाम हम रखें। जब हम लोग अपने बच्चे का नाम रखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस देश में कौन लोग हैं उसका नाम रखने का तो हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में ये अधिकार भी मान्य है कि हम कौन है, हम अपने आप को क्या है, क्या कहे, ये अधिकार भी हमारा ही है। और हमको अपने आप को क्या कहना चाहिए ये कहने का हमारा अधिकार है। इसी अधिकार के तहत हमने अपने आप को मूल निवासी कहना शुरू कर दिया कि हम मूल निवासी है। जब हम मूल निवासी है तो हम लोगों को आपस में मूल निवासी कहना चाहिए। अभिवादन में भी मूल निवासी, जय मूल निवासी कहना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को SC ST OBC को कहूं, जब दो हमारे आदमी आपस में मिलते हैं SC ST OBC के, तो पहले क्या कहते थे? राम राम कहते थे ना, जयराम, जयराम जी बोलते थे। अगर मैं लोगों को कहूं SC ST OBC को ये कहना छोड़ दो तो मेरी बात नहीं मानते, हमारे लोग मेरी बात नहीं मानते। इसलिए मैंने लोगों को कहा ये छोड़ दो, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अभिवादन में जय मूल निवासी कहो। लोगों को लगा क्या ब्राह्मण को विदेशी कहने की जरूरत भी नहीं है और अपने आप विदेशी साबित हो रहा है। ब्राह्मण को विदेशी कहने की जरूरत भी नहीं है और वो विदेशी भी साबित हो रहा है। जब हमने ये अभियान शुरू किया, हमारे लोगों ने अभियान शुरू किया, तो कई जगह मेरे पास रिपोर्ट आया कि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को जय मूल निवासी कहना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को जय मूल निवासी कहना शुरू कर दिया। तो मैंने लोगों को कहा वो जय मूल निवासी क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने उसको बगैर कहे विदेशी साबित कर दिया। तो वो जय मूल निवासी कहकर अपने आप को भी मूल निवासी साबित करना चाहता है। ये सारी परिस्थितियां मैं प्रधानमंत्री ना होने के बावजूद भी निर्माण हो रही। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं मगर ऐसे हालात पैदा कर रहा हूं कि ऐसा उनको कहना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है तथ्य और तर्क भी बहुत प्रभावशाली हो सकता है। तो आपके पास जब सत्ता नहीं है तो आपके पास तथ्य है और तर्क है, उसका उपयोग करना चाहिए।
उसका उपयोग करके हम लोगों को काम करना चाहिए। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है और ये साधारण अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आपको प्रचार प्रसार करने का अधिकार है और ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट भी आपके इस अधिकार को छीन नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आपके अधिकार की रक्षा करने का अधिकार है, छीनने का अधिकार नहीं। आर्टिकल 32 के तहत आपकी रक्षा करने का अधिकार है, छीनने का अधिकार नहीं है। तो ये सारा प्रबंध बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बहुत दूर तक देखकर ये किया हुआ है। हमारे लोगों को केवल इतना मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान लिखा, संविधान लिखा, संविधान लिखा, वो इतना ही कहते रहे, संविधान लिखा, मगर वो संविधान की कॉपी घर में नहीं है, फिर उसको खोलकर देखा नहीं है, कौन से आर्टिकल में कहा क्या लिखा हुआ है वो उसको पता है नहीं है। तो आपको हिंदी अंग्रेजी वाली कॉपी भारत सरकार ने पब्लिश की है, वो कॉपी अपने घर में रखनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और समझकर उसका अपने जीवन में, अपने समाज में उसका उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। इससे फायदा होगा, समाज को फायदा होगा, संगठन को फायदा होगा, आपको ताकत और शक्ति मिलेगी क्योंकि कोई भी बात कानून के तहत करना चाहिए, क्योंकि कानून का राज है। कानून का राज है तो कानून के तहत करने का अधिकार है। हर काम कानून के दायरे में रहकर करो। मैं अपनी जिंदगी में कानून के दायरे में रहकर करो, ये बात ज्यादा सिखाओ और मैं कानून के दायरे में रहकर ही काम करने के लिए बोलते रहता हूं। तो कोई पुलिस वाला आपको कभी कुछ नहीं कर सकता। जब आप कानून के दायरे में रहकर काम करोगे तो पुलिस वालों को भी आप कह सकते हो कि आपको कानून के दायरे में रहकर करना है। अगर वो नहीं करता है तो आपको उसके खिलाफ केस करने का अधिकार है। मैं ही वो व्यक्ति हूं पहला जिन्होंने भारत में लोगों को बताया, लोगों को इतना ही मालूम था कि केस करने का अधिकार, एफआईआर करने का अधिकार केवल पुलिस के पास है। मैंने लोगों को कहा नहीं, लोगों के पास नहीं। लोग भी जाकर पुलिस के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं यदि पुलिस वाला गैर कानूनी काम करने का काम करे। कानून के सामने सभी समान हैं, नागरिक भी, अधिकारी, पदाधिकारी, पुलिस वाले, सभी के सभी समान हैं। गैर कानूनी काम करने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। तो जब आपके पास इस तरह की समझदारी आती है तो आपके पास ताकत आती है, शक्ति आती है और आप ज्यादा ताकत से काम कर सकते हैं। तो ये बात साथियों हम लोगों को जानना होगा, हम लोगों को समझना होगा। मौलिक बात समझना है। वो मौलिक बात क्या है? संगठित शक्ति से परिवर्तन होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोलते रहते, लिखते रहते, बोलते रहते हैं, अकेले ही रहते। सोशल मीडिया आने के बाद तो घर में बैठे बैठे ही, घर के बाहर भी नहीं निकलता, घर में बैठे बैठे ही मोबाइल पर टाइप करता है और मानकर चलता है। अब बहुत बड़ा आंदोलन करता होगा, घर के बाहर ही नहीं निकलता। इससे कोई आंदोलन चलने वाला नहीं है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा, संगठित शक्ति से ही परिवर्तन होगा। इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो अस्पृश्यता है, जो आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, जो महिलाओं की दास्ता है, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा गया है, ये सारी व्यवस्था बदली जा सकती है संगठित शक्ति के बल पर। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा डिग्रीधारी हो, वो नहीं बदल। उसको संगठित शक्ति के दायरे में आना होगा। संगठित शक्ति के दायरे में आए बगैर परिवर्तन नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने का है।
और आपको ये बात समाज के अंदर प्रचलन में और प्रसार में लाना चाहिए और इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने प्रधानमंत्री क्यों बनाया? कभी आपने सोचा? वर्ण व्यवस्था में नरेंद्र मोदी तो शूद्र है और वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र होते हैं उनको अधिकार वंचित करके रखा हुआ है, उसको कोई अधिकार नहीं होगा। ये उन्होंने लिख के रखा हुआ है, ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। जब ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है तो एक शूद्र को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर मैंने ओबीसी का मुद्दा नेशनल एजेंडे पर नहीं लाया होता, ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडे पर नहीं लाया होता, आपको याद होगा 2000 में जयपुर में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था बामसेप का, तब ओबीसी का मुद्दा मैंने राष्ट्रीय एजेंडे पर लाया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कब बनाया गया? 14 में। उसके पहले हमने ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दों के लिए सारे देश भर में जागरण चलाया, लोगों को तैयार किया, आंदोलन की तैयार किया, ओबीसी के मुद्दे पर भारत बंद करने का भी काम किया। तो इस तरह से जब हम ओबीसी के मुद्दे पर भारत बंद करने का काम किया, तब आरएसएस को लगा अगर ओबीसी हमारे तरफ से कटकर बामसेप के साथ चला जाता है तो बदलाव बहुत ज्यादा तेजी से होगा और इस वजह से ब्राह्मणों ने यह सोचा कि अगर हम ओबीसी को हिंदू 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 कहते रहेंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं है। एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, फिर ओबीसी को हिंदू के साथ साथ ये कह सकते हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री हमने बनाया है। तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि ओबीसी का राष्ट्रीय एजेंडे पर हमने इशू लाया। उसको काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री बनाया। मगर ध्यान रखा उन्होंने कि नरेंद्र मोदी वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर क्या है? ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती अभी तक नहीं, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री होकर, 12 साल होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती ओबीसी के प्रधानमंत्री ने नहीं की। ओबीसी का ही आदमी देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास ही गिनती करने का फैसला लेने का अधिकार है। अगर उसी के पास फैसला लेने का अधिकार है तो फैसला क्यों नहीं ले रहे? सवाल, फैसला क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वो फैसला करने का अधिकार उसके पास नहीं है। उसको प्रधानमंत्री बनाया इसलिए कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ, तुमको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, गिनती नहीं करना, बाकी सब करो। कुत्तों की गिनती करना चाहते हो करो, जानवरों की गिनती करना चाहते हो करो, और किसी की गिनती करना चाहते हो करो, तो भी गिनती नहीं कर। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए मगर गिनती नहीं कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। आरएसएस के लोगों ने
नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया है। नॉमिनेट करने की वजह से नरेंद्र मोदी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए उसके पास वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता आरएसएस के लोगों के पास है। अगर इसका आप प्रचार करोगे, इसका अगर समाज में आप प्रचार करोगे, तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की वजह से जो ओबीसी के लोग बीजेपी की तरफ खिसक गए थे, वो उधर से खिसक जाएंगे, फिर तुम्हारे पास आएंगे। आ रहा कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा करो, ऐसा करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को ओबीसी को राष्ट्रीय एजेंडे पर लाने की वजह से प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय एजेंडे पर हमने लाया, हमारी वजह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ये सारे डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोगों को लगेगा खामखा आप श्रेय ले रहे हो। हमारे अलावा ओबीसी के मुद्दे को गिनती का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का काम किसी ने किया हो, ऐसा कोई सबूत लेके आओ तो मैं भी मान जाऊंगा। किसी ने इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया, इसलिए तो मैंने बनाया। जब हमने बनाया तो इसे हमें काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों को समाज में लेके जाओ। ये सारे मुद्दों को आपको समाज में ले जाना होगा और समाज के लोगों को ये सारी बातें समझाना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो वो लोग जो किसी कारणवश उसके झांसे में फंस गए, चले गए, वो वापस आ जाए। मैं आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को, ब्राह्मणों को दावपेच के तहत उनको फंसा रहा है। मैं कैसे फंसा रहा हूं वो कि ठीक है, मेरे को काउंटर करने के लिए तुमने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी को काउंटर करने के बाद फिर क्या करोगे? आगे फंस गए तो मैं अगर काउंटर करूं फिर क्या करोगे? तो हम लोगों को पेशेंस से अपना काम जारी रखना होगा और लोगों को समझाना होगा, और जो क्राउड है उस क्राउड को ज्यादा संख्या में संगठित करने के लिए बूथ लेवल तक और बूथ लेवल से नीचे सामाजिक समूह तक संगठन बनाने से ये होगा। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। साथियों, अभी आजकल वोटर लिस्ट का मामला चल रहा है वोटर लिस्ट का। राहुल गांधी ने उठाया है वोटर लिस्ट का। क्यों उठाया? क्योंकि हमने ईवीएम उठाया, हम लोगों ने ईवीएम का उठाया। ईवीएम का मुद्दा नेशनल एजेंडे पर था, इसको गायब करने का काम बीजेपी वाले नहीं कर रहे, कांग्रेस वाले कर रहे। क्यों कांग्रेस वाले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईवीएम कांग्रेस ने लाया, बीजेपी वालों ने नहीं लाया। ईवीएम मशीन कांग्रेस के लोगों ने लाया और हमने ये समाज के सारे लोगों को बताया। इसका जवाब कांग्रेस के लोगों के कार्यकर्ताओं को जब फील्ड में पूछा जाता है, उनके पास कोई जवाब नहीं। कांग्रेस के लोगों को पूछो ना, ये ईवीएम तो आपने लाया। जो वोटर लिस्ट है, वो वोटर लिस्ट अपने आप काम नहीं करती है। वोटर लिस्ट तो अंतिमता ईवीएम में ही जाएगी ना, अंतिम तो गड़बड़ी तो ईवीएम में ही होगी। तो असल मुद्दा तो ईवीएम ही है। तो ईवीएम के बजाय वोटर लिस्ट को इश्यू क्यों बना रहे? वोटर लिस्ट अपने आप काम नहीं करती, वो ईवीएम में जाने के बाद काम करती है। कोई भी गड़बड़ी करनी है वोटर लिस्ट नहीं करती है, वो ईवीएम में जाकर गड़बड़ी करती है। तो ये काम हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये कांग्रेस के लोग जानबूझकर ईवीएम के ऊपर से ध्यान हटा रहे हैं। कांग्रेस का ये कभी भी कहना नहीं है कि हमने ईवीएम लाया है, ईवीएम को हम हटाना चाहते हैं, वो नहीं कहना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया में मैंने देखा
कि राहुल गांधी बहुजन शब्द भी यूज कर रहा है? तो SC ST OBC तो कर ही रहा है, बहुजन शब्द नहीं किया। अभी तो कांग्रेस के पास शब्दों का भी टोटा हो गया, शब्दों का भी टोटा हो गया। वो शब्द भी हमारे यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि जो हमारी शब्दावली है वो लोगों को ज्यादा अच्छी लगे। उनकी जो शब्दावली है सेकुलर, नॉन सेकुलर, कम्युनल, ओल्ड फैशन हो गया, ये हमें ज्यादा असरदार नहीं है। ये कांग्रेस की जो शब्दावली है ये काम नहीं कर रही है, हमारी शब्दावली काम कर रही है। फील्ड में वो लोग पूछते होंगे अपने कार्यकर्ताओं को, उसके आधार पर उनको शब्द बदलने पड़ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं अभी तो उनको शब्द ही बदलने पड़ रहे हैं, आने वाले समय में बहुत कुछ बदलना होगा और इसके लिए संगठित शक्ति निर्माण करने पर सबसे ज्यादा आप लोगों को जोर देना चाहिए। साथियों, हम लोगों को तमाम प्रकार के काम करना जरूरी है। तो हमारे लोग क्या कहते हैं? नहीं, राजनीति ठीक नहीं होती, राजनीति ठीक नहीं होती, वो गंदी होती है। ऐसा हमारे लोग बहुत सारे सयाने लोग हैं, मैं तो इतना ज्यादा सयाना नहीं हूं, मगर ऐसा कहने वाले बहुत सारे सयाने लोग हैं। नहीं, हम राजनीति, उसको पूछो वोट का अधिकार है क्या तेरे पास? गधे की औलाद, तेरे पास वोट का अधिकार है? है। ये क्या है? ये गैर राजनीतिक है। वोट का अधिकार क्या है? ये वोट का अधिकार राजनीतिक है। वोट का अधिकार जाति विनाश के लिए उपयोग कर सकते हो, मान सम्मान इज्जत हासिल करने के लिए उपयोग कर सकते हो, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। MLA MP चुनने के लिए वोट के अधिकार का उपयोग होगा। MLA ज्यादा होंगे तो मुख्यमंत्री होगा, MP ज्यादा होंगे तो प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब है यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो या अपने समाज के किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहते हो या बनाना चाहते हो, वोट का अधिकार नहीं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ाने के बाद में वोट का अधिकार आपको दिया? नहीं, मैं राजनीति बड़ी गंदी होती है। ये जो लोग कहते हैं, ये मैं ऐसा मानता हूं, ये ऐसा कहने वाले लगभग सारे गधे की औलाद होते हैं। अगर ऐसे किसी लोगों को गधे की औलाद का सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं सिग्नेचर करके देने के लिए तैयार हूं कि ऐसे सारे लोग, तमाम लोग गधे की औलाद है, इनको कोई समझदारी नहीं है। देश के लोकतंत्र में अगर तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो साले झगड़ा करते हो, है? मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अधिकारी के पास जाके झगड़ा करते हो, काहे के लिए करते हो? नहीं, राजनीति गंदी है तो वोटर लिस्ट में नाम काहे के लिए लाते हो? सुन ले बाबा, सुन ले, अरे सुन तो ले। हमारे लोगों को कभी भी जिंदाबाद करने का, ये कांग्रेस बीजेपी लोगों ने जिंदाबाद करने की आदत है, बाकी कुछ है नहीं। जिंदाबाद करते हैं, जिंदाबाद से नहीं होगा। इस देश में सारे समाज का मुर्दाबाद हो रहा है, हमारे सारे समाज का संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी मुर्दाबाद हो रहा है। उसके तरफ हमारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो संगठित शक्ति से, मुर्दाबाद से जिंदाबाद किया जा सकता है, जिंदाबाद करने से नहीं होगा, संगठित शक्ति बनाने से जिंदाबाद होगा। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे आदमी को पीटा जा रहा है, जिंदाबाद। अबे क्या इससे होगा? इससे कुछ नहीं होगा, संगठित शक्ति से होगा। संगठित शक्ति पर हमारे लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजनीति गंदी नहीं होती है, क्योंकि राजनीति को गंदा करने वाले लोग होते हैं। राजनीति अपने आप में गंदी नहीं होती, राजनीति को गंदा करने वाले कुछ लोग होते हैं। कांग्रेस ने राजनीति को गंदा किया, बीजेपी के लोगों ने राजनीति को गंदा किया, और राजनीति में SC ST OBC के दलाल और भड़ुए पैदा किए। कांग्रेस ने किए, बीजेपी ने किए, SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोगों को दलाल और भड़ुआ पैदा किया। उन दलालों और भड़ुओं को देखने के बाद
आपके मन में राजनीति के प्रति घृणा हो। अरे साला ऐसी राजनीति, तो ये राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। अगर आपका दल होगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का दल होगा, तो उनको अपने ही लोगों को दलाल बनाने की क्या जरूरत है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो उनको वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते, मगर संख्या आपकी है तो आपको लेना होगा। दोनों संकट है, अगर आपको लेंगे तो संकट होगा, लेंगे तो फिर कैसे रखा जाए, तो दलाल बनकर रख सकते हैं, भड़ुआ बनकर रख सकते हैं, तभी उनका उपयोग हो सकता है। नहीं तो कांग्रेस वालों ने तुम्हारे किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनाया नहीं बनाया, बनाएंगे, समझो बनाएंगे तो भी उसको अधिकार नहीं होगा। नरेंद्र मोदी को ओबीसी ने ओबीसी के एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, ओबीसी की गिनती करने के अधिकार से वंचित रखा। ये समझना चाहिए, ये बातें हम लोगों को समझना होगा। इसलिए हमारा अपना काम हमको करना है, तो ये सारा काम संगठित शक्ति के बल पर होगा। वामसेप का संगठन भी गांव गांव में होना चाहिए। अगर गांव में एक आदमी कर्मचारी है तो बनाओ उसको वामसेप। पटवारी तो गांव में होता है ना, ग्राम सेवक होता है, तो एक आदमी है, बनाओ वामसेप बनाओ। जब वामसेप होता है वहां भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन फिर वामसेप वाले बनाते हैं, और भारत मुक्ति मोर्चा बनता है तो फिर पार्टी का संगठन भी खड़ा हो सकता है। ये तमाम काम हो सकते हैं और चुनाव में इसका उपयोग करो। राजनीति गंदी है, गंदी है, गंदी है ऐसा कहने से आप अपने आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। बाबा साहब आंबेडकर ऐसा कहते हैं, शासन करती जमात बनना हमारा उद्देश्य है, शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है। अगर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं तो क्या बाबा साहब आंबेडकर का दिमाग गंदा था? उनको समझ में नहीं आता था? आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है या हमारे लोगों को ज्यादा समझ में आता है? वो जानते थे कि शासन करती जमात बने बगैर हमारी मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमारे पास संख्या है, SC ST OBC की माइनॉरिटी की संख्या 85% से ज्यादा है, और 30-35% से ज्यादा MLA MP चुनवाने के लिए ज्यादा नहीं लगता है, तो हम लोग सफल हो सकते हैं। इसलिए हमको इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। हमारी आवाज जो प्रस्थापित मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, चैनल वाले लोग हैं, तो हमारी तो कोई खबर नहीं छापता। मेरी खबर तो कोई नहीं छापता, मेरी सिंगल लाइन कोई नहीं दिखाता। मैं अपने हाथ में चाकू लेके नहीं चलता हूं, मैं अपने हाथ में हथियार लेके नहीं चलता हूं, मैं बगैर किसी हथियार के सारे देश भर में घूमते रहता हूं। कुछ लोग, मेरे लोग मुझे कहते रहते हैं, अरे आप ऐसा और आप ये मेरे पास आकर मैं डरने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं तो कुत्ते के मौत तो मरूंगा नहीं, और लड़ते लड़ते मरूंगा तो यही मैं चाहता हूं कि मैं लड़ते लड़ते मरूं। सारे देश भर में घूमते फिरते रहता हूं, ये मेरे लिए जंगे मैदान है। अगर मैं जंगे मैदान में लड़के मरूं, गौरव की बात है। तो ब्राह्मणों को मालूम है लड़ते लड़ते मारना खतरनाक होता है, मरने के बाद भी ज्यादा आदमी खतरनाक हो सकता है। आप लोगों को पता नहीं, वो ज्यादा समझदार लोग हैं। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं होता, मैं अकेला ही घूमते रहता हूं। हथियार तो छोड़ो, इतनी लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता हूं साथियों, क्योंकि एक तो मैं गैर कानूनी कोई बात नहीं करता हूं। मैंने ब्राह्मणों को पब्लिक भाषणों में ये कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हजारों सालों से तुमने मानवता को 6000 जाति के टुकड़ों में बांट के रखा,
ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ ब्राह्मण कहते हैं, अभी कहां बांटा, अभी तो हम सबको हिंदू है। चालाकी देखो, अब क्या कह रहे, अब तो आप हिंदू कह रहे, ब्राह्मण धर्म का ही नाम बदलकर हिंदू कह रहे, ब्राह्मण धर्म का ही नाम बदलकर हिंदू कह रहे। ब्राह्मण धर्म क्या है? 6000 जाति के टुकड़ों में लोगों को बांटना, यही ब्राह्मण धर्म है। उस ब्राह्मण धर्म का नाम बदलकर हिंदू कहना और ब्राह्मण धर्म को शब्द के पीछे छुपा के रखना, ये तो चालाकी है। मीडिया तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हारी शैतानी और तुम्हारी बदमाशी लोगों के सामने आ नहीं रही है। हमारे पास जितने साधन है, सोशल मीडिया के साधन है, मौखिक साधन है, जो हमारे कार्यकर्ता है, पूर्णकालीन कार्यकर्ता है, जो हमारे जिला तहसील ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ता है, उनको मौखिक रूप से बोलते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रचार माध्यम है। अपने मुंह को प्रचार माध्यम बनाओ, लगातार बोलते रहो, इससे प्रचार होगा, अपनी विचारधारा का प्रचार होगा। और जितनी विचारधारा हम अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग संगठित होंगे। विचारधारा जोड़ने का काम करती है। आदमी और आदमी किसी विचारधारा से जोड़ा जाता है। 2 ईंटें सीमेंट से जोड़ी जाती है, 2 आदमी विचारधारा से जोड़े जाते हैं। 2 ईंटों को जोड़ना है, सीमेंट जोड़ता है, 2 आदमी को जोड़ना है, विचारधारा जोड़ती है। तो आपके पास लोगों को जोड़ने का एक ही हथियार है, वो है विचारधारा। विचारधारा को समझो और विचारधारा को जोड़ो, विचारधारा का प्रचार करो। अब लगभग हर आदमी के पास मोबाइल है? मोबाइल के बिना कोई आदमी है? अभी ऐसा नहीं है। लगभग हर आदमी के पास मोबाइल है। अगर हर आदमी के पास मोबाइल है तो मोबाइल को मीडिया बनाओ, मोबाइल को मीडिया बनाओ और अपनी विचारधारा का पोस्ट तैयार करके भेजो, चला जाएगा। पिछले कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था, अरे हमारे देश के एक आदमी को पाकिस्तान के टीवी वाले दिखा रहे, वो मुझे दिखा रहे थे पाकिस्तान के टीवी वाले। तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे कहा कि हमारे भारत के एक आदमी को पाकिस्तान के टीवी वाले दिखा रहे। मुझे नरेंद्र मोदी के अकल पर दया आती है। उसको मालूम नहीं है सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया। अगर मैंने सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डाली तो वो में जाएगी, वो अमेरिका में जाएगी, इंग्लैंड में जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में जाएगी, यूरोप में जाएगी, तो पाकिस्तान में भी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ग्लोब के बाहर नहीं है, ग्लोब के अंदर ही है। तो नहीं है भारत के एक आदमी को पाकिस्तान के टीवी वाला दिखा रहा है, दिखाएगा ना। जो वो बोलता नहीं है पाकिस्तान का टीवी वाला, वो मैं बोलता हूं, तो उनको लगता है अरे एक आदमी भारत में बोल रहा है। तो नरेंद्र मोदी को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया ग्लोबल मीडिया है और जो बोला जाता है अगर सोशल मीडिया में दिखाई देगा वो सारे दुनिया में दिखाई देगा। इतनी समझदारी प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के पास इतनी समझदारी नहीं है तो ऐसे कहा जा सकता है कि आरएसएस वाले शायद बुलवा रहे हैं। भारत में जो मुसलमान हैं वो कहां से आए? मेरा ब्राह्मणों का कहना है भारत में जो मुसलमान हैं कहां से आए? बहुत ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जो ब्राह्मण लोग अकल बताएंगे अफगानिस्तान से आए। तो अशोका के समय का तो आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान अशोका के समय था। अगर अफगानिस्तान के लोग बोल रहे हैं तो एक समय के बाद कल में खत्म होने वाला था। अफगानिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था और ब्राह्मणों के नादानी की वजह से भारत कमजोर हो गया। अफगानिस्तान अफगानिस्तान सारा का सारा अफगानिस्तान बुद्धिस्तान, सारा का सारा अफगानिस्तान बुद्धिस्तान।
अफगानिस्तान के वो जंगलों में बड़ी पिछले समय में दिखाया गया था, हा? मामियान, वो सब बुद्धिस्ट का है। मुसलमानों का राष्ट्र होने के बावजूद भी वो वहां था। जब ब्राह्मणों ने आरएसएस में हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान का हंगामा खड़ा किया तो उसका असर वहां हुआ, इनके नालायकी की वजह से, ब्राह्मणों के नालायकी की वजह से ऐसा हुआ। तो हम लोगों को बातों को ठीक से समझने की जरूरत है और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए हर मोबाइल वालों को चाहिए कि वो मीडिया, अपने मीडिया को, अपना मीडिया अपने मोबाइल में तैयार करो। तो हमारी योजना है 2030 तक 15 लाख मोबाइल मीडिया तैयार करने, 15 लाख कार्यकर्ता, 15 लाख या 15 लाख मोबाइल में सोशल मीडिया बनाओ, चलाओ। इससे क्या होगा? इससे अगर मान लो आपने 10 लोगों तक मैसेज भेजा, 1.5 करोड़ होगा। अगर आपने 100 लोगों तक मैसेज भेजा, 15 करोड़ होगा। अगर आपने 200 लोगों को भेजा तो आपका 30 करोड़ होगा। अगर आपने ज्यादा भेजा तो 30 करोड़ होगा। तो एक बहुत बड़ा मीडिया आप खड़ा कर सकते हो। भारत में जो प्रिंट मीडिया है ब्राह्मणों के कंट्रोल में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल का ब्राह्मणों के कब्जे में है, मगर सोशल मीडिया आप अपने समर्थन में खड़ा कर सकते हो। आपके ही मुट्ठी में सोशल मीडिया, आपके ही मुट्ठी में है। चलाने का काम शुरू करो। जल्दी ही हम लोग सोशल मीडिया के 15 लाख लोग तैयार करने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये 15 लाख सोशल मीडिया के सेंटर हो, इसका ट्रेनिंग कार्यक्रम हम लोग शुरू करने वाले हैं ताकि इसका नेटवर्क खड़ा किया जा सके। और ऐसा नेटवर्क खड़ा करने के बाद आपकी आवाज केवल आप तक नहीं रहेगी, वो बहुत ज्यादा करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी। ये आप लोगों को करना चाहिए। आखिरी बात, क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी के प्रतिनिधि है? कभी नहीं सोचा होगा। अरे जरूर है, ऐसे नरेंद्र मोदी क्या ओबीसी के प्रतिनिधि है? प्रतिनिधित्व तो किसको बोलते हैं? जो लोगों की तरफ से संसद में अपनी बात कहे। क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी की तरफ से ओबीसी की कोई बात संसद में कह रहे हैं? नहीं कह रहे। ओबीसी के लोग चाहते हैं गिनती हो। नरेंद्र मोदी ओबीसी का प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी ओबीसी की गिनती करने का फैसला कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसके आधार पर नरेंद्र मोदी सिद्ध होता है ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है। ओबीसी है, ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं। ओबीसी है, ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है। तो केवल ओबीसी का रखकर क्या करने का? चाटने का, नरेंद्र मोदी को चाटने का। कुछ काम का तो होना चाहिए ना, काम का तो है नहीं। तो इसलिए ओबीसी की कम से कम गिनती करने का जो मुद्दा है वो का समाधान नहीं हो रहा है। गिनती करने के बाद संख्या के अनुपात में अधिकार देने का मामला आएगा। अरे गिनती ही नहीं कर रहे तो संख्या के अनुपात में अधिकार देने का मामला कहां से आता है? ये बहुत सारी बातें हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वहां उसने गिनती किया, तो वहां ओबीसी की गिनती में 64% लोग निकले। 52% के बजाय उनकी संख्या 64% निकली। तो ऐसा सारे देश भर में हो सकता है। और ये बात वो छुपाना चाहते हैं, ब्राह्मण लोग छुपाना चाहते हैं। जब गिनती होगी ओबीसी के नाम पर होगी, गिनती नहीं होगी तो ब्राह्मण उनको हिंदू कह सकते हैं। हिंदू 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 हिंदू, ओबीसी को हिंदू 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 कहते रह सकते हैं। गिनती होगी ओबीसी 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 का नाम प्रस्तावित होगा।
गिनती ना करने से हिंदू 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 हिंदू, इतना बड़ा मामला है, इतना आसानी से वो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हिंदू बनाएंगे तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी बनाए रख सकते हैं। हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पहली लड़ाई तो मानसिक लड़ाई है, शारीरिक लड़ाई तो बात की है, पहले तो मानसिक लड़ाई है। मानसिक लड़ाई में अगर हम मानसिक रूप से मुक्त होते हैं तो फिर शारीरिक रूप से मुक्त हो सकते हैं, फिर राजनीतिक रूप से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा करना होगा, मगर ये सारा का सारा संगठित शक्ति के बल पर हो सकता है। तो संगठित शक्ति निर्माण करने पर हमको सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए और बूथ लेवल तक और बूथ के नीचे सामाजिक समूहों तक संगठन की शक्ति निर्माण करो। धन्यवाद।